तनवीर अपने फ्लैट पर बैठा वीसीआर के जरिए टीवी पर एक एक्शन फिल्म देखने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। तनवीर ने चौंक कर एक नज़र फ़ोन पर डाली और फिर हाथ में मौजूद वीसीआर के ऑपरेटर्स का बटन दबाकर वीसीआर ऑफ कर दिया और फिर ऑपरेटर्स रख कर उसने रिसीवर उठा लिया। यस तनवीर स्पीकिंग। तनवीर ने स्पॉट लहजे में कहा एक्स2। दूसरी तरफ से एक्स2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी यस सर। तनवीर का लहजा यथलफ मदमना हो गया। तनवीर जूलिया को मैंने रेड रोज़ कॉलोनी की कोठी नंबर 89 की निगरानी के लिए कहा था, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अब जूलिया फ्लैट पर भी मौजूद नहीं और ना ही ट्रांसमीटर कॉल का जवाब आ रहा है, इसलिए तुम जाकर वहाँ चेक करो कि उसके साथ क्या हुआ है और मुझे फिर रिपोर्ट दो। एक्स ने मखसूस लहजे में कहा यस सर। क्या मिस जूलिया अकेली हो गई हैं? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा हो सकता है। एक्स ने जवाब दिया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तनवीर ने हाथ बढ़ाकर ऑपरेटर दबाया और फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो सफदर को फ़ोन कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि आज सफदर का जूलिया के साथ लंच खाने का प्रोग्राम था, लेकिन जब दूसरी तरफ से घंटे बजती रही और किसी ने रिसीवर न उठाया तो उसने एक झटके से रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कॉलोनी की तरफ उड़ी जा रही थी। मतलूबा कोठी में उसने चेक कर ली, उसका फाटक बंद था। वो कार आगे ले गया और फिर उसने काफ़ी आगे जाकर कार को एक साइड पर रोका और खुद नीचे उतरकर वो पैदल चलता हुआ वापस उस कोठी की तरफ बढ़ने लगा। गेट के करीब पहुंचकर वो रुका और उसने इधर उधर देखते हुए पंजे उठाए और फाटक से अंदर की तरफ झांकने लगा। चंद लम्हों बाद ही वो अंदर एक साइड पर खड़ी सफदर की कार को चेक कर चुका था। होना इसका मतलब है कि सफदर भी यहाँ आया था। तनवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा और वो साइड की गली से होता हुआ कोठी के ऊपरी हिस्से की तरफ आ गया। इस तरह छोटी सी गली थी जिसमें कोठियों के ऊपरी हिस्से थे। कोठी की दीवार ज़्यादा ऊंची ना थी। तनवीर ने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर चंद लम्हों बाद वो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो चुका था। कोठी में मौजूद सुकूत को महसूस करके वो फ़ौरन समझ गया कि कोठी खाली पड़ी हुई। उसके बावजूद वो जेब से रिवॉल्वर निकाल कर महतूत अंदाज में आगे बढ़ने लगा। साइड से होकर वो जब फ्रंट की तरफ पहुंचा तो उसे मुकम्मल यकीन हो गया कोठी वाकई खाली है। वो तेज़ी से बरामदे की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद वो सारी कोठी घूम चुका था। वहाँ कोई जीरो मौजूद ना था, बस सिर्फ सफदर की कार जो खाली थी एक साइड पर खड़ी थी। तनवीर ने अब कोठी के मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक कमरे को देखकर वो समझ गया कि यहाँ कोई औरत रह रही थी, क्योंकि कमरे में मौजूद वार्डरोब में सिर्फ जनाना लिबास ही भरे हुए थे और कमरे में ख़ास नस्वानी खुशबू मौजूद थी। फिर वार्डरोब के निचले खाने की साइड में उसने एक और खुफिया खाना तलाश कर लिया और उसके अंदर एक पिस्तौल और एक छोटी सी डायरी मौजूद थी। उसने डायरी उठाई और उसे खोलकर देखने का डायरी के मंदजारात से उसे मालूम हो गया कि जिस औरत की ये डायरी है उसका नाम तकानू है और वो केजीबी की स्पेशल एजेंट है और केजीबी के चीफ मार्शल आर्टोफ की चीफ असिस्टेंट है। इससे ज़्यादा डायरी में और कुछ ना था, लेकिन पहले सफ़े पर एक जगह पर सुर्ख पेंसिल से एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और उसके सामने पकासू दर्ज था। नंबरों की तादाद देखकर वो समझ गया कि ये नंबर पाक एशिया के दारुल-हुकूमत का ही है। उसने डायरी बंद करके अब उसे जेब में डाला और दरवाज़ा बंद करके वो एक तरफ रखे हुए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और फिर तेज़ी से वही नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस एंथोनी स्पीकिंग। रब्ता कायम होते एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और लहजा रूसियाई था। मार्शल आर्टूफ स्पीकिंग। तनवीर ने लहजे को रूसियाई और इंतहाई करफ्ट बनाते हुए कहा ओ यस सर यस सर। दूसरी तरफ से बोलने वाला इस बुरी तरह से घबरा गया जैसे उसने मौत की आवाज़ सुन ली हो। पकासू से बात कराओ। तनवीर ने उसी लहजे में कहा बाबास पकासू बास मार्जर के साथ स्पेशल पॉइंट पर गए हैं अभी चंद मिनट पहले। एंथोनी ने इंतहाई घबराए लहजे में जवाब देते हुए कहा क्यों? तनवीर ने लहजे को और ज़्यादा सख्त बनाते हुए कहा सर मदाम तकानू सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंटों को गवाह करके बास नाकूफ के पास उनके मुजाफात में रैशगाह में ले गई थी। वहाँ सीक्रेट सर्विस का इमरान उसके साथी भी पहुँच गए। उन्होंने मदाम तकानू और बास नाकूफ को बांध दिया था, मगर 33 ने उन्हें चेक कर लिया और फिर माजर के हुक्म पर वहां बेहोश करने वाली गैस फायर कर देगी और उन सब को काबू में करके स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा देगी। और अभी थोड़ी ही देर पहले बॉस पकासू बास माजर के साथ वहां गए हैं सर। एंथोनी ने मुखलाए लहजे में कहा स्पेशल पॉइंट का फ़ोन नंबर क्या है? तनवीर ने तेज लहजे में पूछा और एंथोनी ने जल्दी से एक नंबर बता दिया और तनवीर ने हाथ मारकर क्रेडिट दबा दिया। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। वो एक अहम राज हासिल कर चुका था। एंथोनी कोई छोटा सा कारकुन था जिसने शायद कभी मार्शल आर्टोफ की आवाज़ भी ना सुनी होगी, इसलिए मार्शल आर्टोफ का नाम सुनते ही उसने सब कुछ उगल दिया था और मार्शल आर्टोफ का नाम तनवीर के जहन में इस डायरी की वजह से आया था। एक लम्हे के लिए उसने बताए हुए नंबर डायल करके वहाँ भी मार्शल आर्टोफ के लहजे में बात करने का सोचा, मगर दूसरे लम्हे उसने ख्याल तर्क कर दिया क्योंकि हो सकता है वो पकासू और मार्शल आर्टोफ से बातचीत करते रहे हों और इस तरह भांडा फोड़ सकता था। चुनाचा उसने उस जगह का फ़ोन नंबर की मदद से टेस्ट करने का सोचा और तेज़ी से इंक्वायरी का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी सर। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पीकिंग। तनवीर इंतहाई तखमाना लहजे में यस सर हुक्म सर। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने इंतहाई मुतवाना लहजे में कहा एक फ़ोन नंबर नोट करो और ये फ़ोन जिस जगह मुनसब हो वहाँ का पता बताओ।
इट इज़ टॉप सीक्रेट एंड एमरजेंसी, इसलिए अच्छी तरह चेक कर लेना। तनवीर के लहजे में और ज़्यादा सख्ती आ गई थी। यस सर फरमाया सर। दूसरी तरफ से कहा गया और तनवीर ने उस एंथोनी का बताया हुआ नंबर दुहरा दिया। यस सर 1 मिनट सर। दूसरी तरफ से कहा गया और तकरीबन 2 मिनट तक फ़ोन पर खामोशी जारी रही। हेलो सर। 2 मिनट बाद ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। सर ये फ़ोन गुलबहार कॉलोनी की कोठी नंबर 60 में नस्ब है, कोठी इंजीनियर अलेक्जेंडर की है। ऑपरेटर ने जवाब देते हुए कहा अच्छी तरह चेक कर लिया है। तनवीर ने पूछा। यस सर। ऑपरेटर ने इंतहाई मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा ओके, अब ये दोबारा कहने की ज़रूरत तो नहीं कि इट इज़ टॉप सीक्रेट। तनवीर ने कहा यह मैं समझता हूँ सर। ऑपरेटर ने कहा और तनवीर ने ओके कहकर क्रेडिट दबाया और फिर तेज़ी से X2 के नंबर डायल करने शुरू कर दिया। X2 और अब तक अहम होती है X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और तनवीर ने कोठी तक पहुँचने से लेकर अब तक होने वाली सारी बातचीत की तफसील बता दी। होना ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, मैं कैप्टन शकील और चौहान को भी भेज देता हूँ, तुम लीड करोगे और जैसे हालात देखो वैसे ही एक्शन कर लेना। X2 ने कहा यस सर। तनवीर ने मसरत भरे लहजे में कहा और दूसरी तरफ से रास्ता ख़त्म होते ही तनवीर ने रिसीवर रखा और फिर तेज़ी से कोठी के पीछे की तरफ आकर वो चंद लम्हों बाद दोबारा कॉलोनी में पहुँच चुका था। गुलबहार कॉलोनी शहर की इंतहाई शुमाली सिमत में एक अलग थलग और नौ तमीर होने वाली कॉलोनी थी, इसलिए तनवीर जानता था कि वहां तक पहुंचने में उसे काफ़ी वक्त लग जाएगा। और वाकई जब उसकी गुलबहार कॉलोनी में दाखिल हुई तो उसकी कार गुलबहार कॉलोनी में दाखिल हुई तो उसे मुसलसल कार चलाते 40 मिनट हो चुके थे। तनवीर ने वहाँ एक कैफ़े की साइड पर कार रोकी और फिर नीचे उतरा ही था कि उसने कैप्टन शकील की कार कॉलोनी की चौक में मुड़कर आती हुई देखी। तनवीर ने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया और कैप्टन शकील की कार उसकी साइड में आकर रुक गई। चौहान भी कार में मौजूद था। वो दोनों नीचे उतर आए। क्या मामला है तनवीर? कैप्टन शकील ने नीचे उतरते हुए कहा और तनवीर ने उसे अब तक की सारी कार्रवाई बता दी। वो इसका मतलब है कि ये इन रोसियाओं का खास अड्डा है और इसमें जूलिया और सफदर के साथ साथ इमरान और उसका साथी भी है, फिर तो हमें मुतात अंदाज में एक्शन लेना होगा। कैप्टन शकील ने कहा इस एहतियात के चक्कर में तो सारे काम उलझ जाते हैं, इसलिए फुल एक्शन लेना चाहिए। तनवीर ने अपनी आदत से मजबूर होकर कहा नहीं तनवीर, अंदर जाने कैसे हालात हों और हमारे फुल एक्शन से कहीं हमारे ही साथियों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। चौहान ने कहा और तनवीर ने होंठ खींच लिए। फिर तुम्हारा क्या ख्याल, हमें क्या करना चाहिए? तनवीर ने होंठ खींचते हुए कहा मेरा ख्याल है कि हम में से एक अंदर जाए और अंदर के हालात देखकर आइंदा इक़दाम के बारे में सोचा जाए। आप दोनों बाहर ठहरे, मैं अंदर जाता हूँ। चौहान ने कहा नहीं अंदर मैं जाऊँगा। तनवीर ने कहा तुम दोनों बाहर ठहरो, मैं अंदर जाऊँगा, तुम्हारी जोशीली तबीयत से काम बिगड़ भी सकता है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा इस तरह बहुत वक्त ज़ाया हो सकता है कैप्टन शकील, हो सकता है अंदर हमारे साथियों को हमारी फौरी ज़रूरत हो, इसलिए हम तीनों ही अंदर जाएं और फिर हालात देखते ही फुल एक्शन से काम लेते हुए इन लोगों को मार गिराया जाए। तनवीर ने फैसला कुन लहजे में कहा ओके तुम लीड कर रहे हो इसलिए जैसा तुम कहो। कैप्टन शकील ने कहा और फिर वो तीनों एक दूसरे से बिखर कर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो कोठी नंबर 60 को चेक कर चुके थे। कोठी नौ तमीरशुदा और ख़ासी बड़ी थी, दीवारें भी उनकी तोक़ा से कहीं ज़्यादा ऊंची थीं। वो कोठी की उकबी तरफ पहुंच गए और फिर उनकी नज़रें कोठी की उकबी दीवार के साथ मौजूद पीपल के एक पुराने दरख्त पर पड़ गईं। आओ ऊपर चलकर पहले अंदर का सरसरी इजाज़त तो ले लें, तनवीर ने कहा और दरख्त तेज़ी से दरख्त की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो तीनों दरख्त पर चढ़कर कोठी के उकबी हिस्से को चेक कर रहे थे। उन्होंने एक मसला शख्स को कोठी के साइड से निकलकर उकबी तरफ आते देखा। ये गैर मुल्की था और उसके हाथ में मशीन गन थी। उस आदमी के ने उकबी हिस्से का राउंड लगाया और फिर वापस उसी साइड गली की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब है अंदर काफ़ी अफराद भी मौजूद हैं और चूकने भी हैं। और अब मजीद एहतियात काम नहीं देगी, तनवीर ने कहा और दूसरे लम्हे उसने एक मजबूत से तने को दोनों हाथों से पकड़ा और उसका जिस्म नीचे लटक गया और उसने जिस्म को ज़रा सा झटका दिया और हाथ छोड़ दिए। उसका जिस्म तेज़ी से कलाबाजी खाता हुआ दीवार के ऊपर से होता हुआ बाएं बाग की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद एक हल्के से धमाके की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही तनवीर किसी सांप किसी तेज़ी से एक बड़ी झाड़ी की ओर में लपक गया। वो भी कैप्टन शकील और चौहान तनवीर की पैरवी करने की सोच ही रहे थे कि उन्होंने उसी मसला आदमी को दौड़कर साइड गली से नमदार होते देखा। वो यकीनन तनवीर के गिरने की धमाका सुनकर उधर आया था। कैप्टन शकील ने भी बिजली किसी तेज़ी से जेब से सिलेंसर लगा हुआ रिवाल्वर निकाला और उसकी रिवाल्वर की नाल पर शोला सा चमका। ठस की आवाज़ के साथ ही मुतात अंदाज में आगे बढ़ता हुआ आदमी झटका खाकर नीचे जा गिरा। चौहान ख्याल रखना मैं नीचे जा रहा हूँ। कैप्टन शकील ने सिलेंडर लगा रिवाल्वर चौहान के हाथ में पकड़ाते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने अंदर की तरफ छलांग लगा दी। बाएं बाग की तरफ ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उसके जिस्म ने दो कलाबाजी खाई और फिर एक हल्के से धमाके से वो कदमों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर पैराट्रॉपिंग के अंदाज में चंद कदम दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और फिर रुक कर वापस दीवार की तरफ मुड़ गया। तनवीर अब झाड़ी के पीछे खड़ा था, उसके हाथ में आम रिवाल्वर था। तुम्हारे पास सिलेंसर लगा रिवाल्वर मौजूद था, गुड, वरना मैं इस रिवाल्वर से फायर करने ही वाला था, तनवीर ने कहा और कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए हाथ बुलंद किया और चौहान के नीचे आने का इशारा किया। दूसरे लम्हे दरख्त की शाख की हल्की सी कड़कड़ाहट सुनाई दी और फिर चौहान टोप की गोले की तरह फ़ज़ा में उड़ता हुआ कलाबाजी खाता हुआ नीचे आ गिरा। कुछ दूर तक वो दौड़ता गया और फिर रुक गया और उसी लम्हे तनवीर और कैप्टन शकील भी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी वो उस तक पहुंचे ही थे कि इमारत की दूसरी मंजिल की एक खिड़की से ठक की आवाज़ निकली और वो तीनों जो इमारत की साइड की गली की तरफ मुड़े रहे थे यकतलफ ठड़क कर रुके और एक लम्हा तो बिल्कुल मुजस्मों की तरह
साख्तो सामत खड़े रहे, फिर लहरा कर नीचे गिरे और साख्त हो गए। उनके जिस जहनों पर तरीखी ने अपना कब्जा जमा लिया था। दूसरी तरफ जूलिया को होश आया तो उसने अपने आप को एक दरमियाने साइज के कमरे के वस्त में सतून से बंधा हुआ देखा और उसके दोनों हाथ सतून के हुक्म में ले जाकर आपस में बांध दिए गए थे और पैर भी पहले आपस में और फिर सतून से बांध दिए गए थे। उसने सर घुमा कर इधर देखा तो उसके कमरे में बिल्कुल अकेली थी। सफदर, इमरान और टाइगर कहीं नजर ना आ रहे थे। उसे बस इतना याद था कि इमरान टाइगर को लेकर उस कमरे से निकल गया था और निकलते हुए कह गया था कि दोनों यानी नकोफ और तकानों को दानिश मंजिल पहुंचा दिया जाए। और अभी वो इस सिलसिले में सफदर से बात कर रही थी कि अचानक जहन किसी लट्टू की तरह घूमा, फिर एक लम्हे के लिए साकत रहा और फिर इस कदर तेज़ी से घूमा कि उसके जहन में किसी बात को महसूस करने की सलाहियत ही ना रही थी। अब भी गो उसे होश आ गया था, लेकिन जहन अब भी अंदर से किसी हल्के पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा था। बिल्कुल ऐसी कैफियत थी जैसे जहन में जगह जगह आतश फशान लावे उबल रहे हों। अभी वो सबका हालात के बारे में सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और जूलिया ने चूम कर उस दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में दो गैर मुल्की अफराद दाखिल हो रहे थे। उनमें से एक के हाथ में एक अजीब साख्त का हंटर था, लोहे के दस्ते के साथ चमड़े की बेशुमार लंबी और बारीक बारीक पट्टियाँ लटक रही थीं, जबकि दूसरा उससे आगे था जो खाली हाथ था। होनहा तो तुम्हारा नाम जूलिया है और तुम यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुंसलिक, और तुम्हारा ओहदा ऐसा है कि चीफ तुम्हारे ज़रिए बाकी जड्डों तक अपने हकामात भिजवाता है। गुड शो, खासा अहम ओहदा है। वैसे मेरे ख्याल में यहाँ की सीक्रेट सर्विस की चीफ एक्स2 की अकल पर मातम करना चाहिए कि जिसने सीक्रेट सर्विस जैसे अहम तरीन और इंतहाई सास अदारे में गैर मुल्की को ना सिर्फ शामिल कर रखा है बल्कि उसे अहम ओहदा भी दे रखा है। उस आदमी ने जो खाली हाथ था बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और जूलिया के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए, क्यों ना कि ये अजनबी उस तरह मुतमीन अंदाज में बातचीत कर रहा था जैसे वो उनका ही साथी हो और शुरू से आखिर तक खेल में शरीक रहा हो, हालांकि उससे पहले उसने उसे देखा तक नहीं था। तुम कौन और मेरे साथी कहाँ हैं? जूलिया ने होंठ पीटते हुए कहा, मेरा नाम पकासू है मिस जूलिया, और ये मेरा असिस्टेंट मार्जर है। तुम्हारे साथी अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं। उन सब को तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, इसलिए वो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ होश में नहीं आ सकते। तुम्हें होश में ले आने का एक ख़ास मकसद है कि तुम बहरहाल गैर मुल्की, तुम्हारे जज्बात इन अहमक मशरकियों की तरह जुनूनी ना होंगे। इसलिए तुम अगर मुझे सीक्रेट सर्विस के बाकी अरकान के नाम, पते, अपने चीफ़ के बारे में तफसीलात और अपने हेड क्वार्टर के मतलब सच सच बता दो तो मेरा वादा कि तुम्हें ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। पकासू ने कहा तो जूलिया बेख्तियार तहक़ीराना अंदाज में हंस पड़ी। हाँ, तुम क्या हैसियत रखते हो कि तुम किसी की ज़िंदगी बख्शने की बात करो? तुम नाली में रेंगने वाले कीड़े से भी हकीर तरीन हो। तुम दावा कर रहे हो ज़िंदगी बख्शने का? तुम्हें तो खुद अपनी सांसों पर कंट्रोल नहीं है। तुम किसी को क्या ज़िंदगी बख्श सकते हो? जूलिया ने मजाक उड़ाने के अंदाज में बात करते हुए कहा, और पकासू हैरत से जूलिया को देखने लगा। क्या तुम अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश कर रही हो? पकासू ने कहा। पागल मैं नहीं, तुम हो पकासू। किसी की ज़िंदगी बख्शना या उससे ज़िंदगी छीनना ये इंसानों के काम नहीं है।